राधे राधे, हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो सभी कर दें। प्लीज़ लाइक द एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। बाद में कर सकते हैं लाइक। लेट्स स्टार्ट। तंश अमायरा के पल्लू को पकड़ लेता है। अमायरा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तंश की छोटी सी हरकतें देखकर वह घबराते हुए अपने पल्लू को पकड़कर बोली, क्या कर रहे हो? स्माइली आ जाएगी। यह सुनते ही तंश दरवाजे को देखता है तो जो बंद था। फिर वह धीरे धीरे उसके पल्लू को खींचते हुए सर्द आवाज में बोला, उसकी फिक्र मत करो वाइफी, वह नहीं आएगी। अब अपना पूरा फोकस मुझ पर रखो। इतना कहते ही वह डेविल स्माइल करने लगा। अमायरा को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपने चेहरे को तकिए में छिपा लेती है। ये देखकर तंश ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। वाइफी, तंश की मनमोहक आवाज़ अमायरा को बेकाबू कर रही थी। उसकी पकड़ उसकी पल्लू से छूटने लगी। अमायरा रोनी आवाज़ में बोली, मिस्टर लाइफलाइन, अभी दिन है। तंश उसके पल्लू को एक झटके से उसके शरीर से अलग करके बोला, सो वॉट? अमायरा उसे बताना चाहती थी कि वो उसे परेशान न करे, पर तंश उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो अमायरा को बगल में लेट गया तो अमायरा उसकी तरफ पीट कर लेती है। पहले तो तंश की आंखें छोटी हो गई, मगर अमायरा की गोरी पीठ देखते उसके डिज़ायर बढ़ने लगे। वो धीरे से अपने हाथों को उसके पीठ पर रखता है। आह! अमायरा मचलते हुए कराने लगी। तंश धीरे से ब्लाउज की डोरी खोलते हुए गहरी आवाज़ में बोला, वाइफी, यू आर सो सॉफ्ट। तंश एक झटके में ब्लाउज की सारी डोरी खोल लेता है और फिर ब्लाउज को थोड़ा नीचे करते उसकी पीठ पर किस करने लगा। उसके होठ ने जैसे ही पीठ को छुआ, अमायरा को अलग ही एहसास हुआ। वो तंश को रोक नहीं सकी और उसके बेडशीट को पकड़ लिया। तंश उसकी पीठ पर कस करते हुए उसके एक हाथ को उसके अंदर डाल देता है और तंश अमायरा ने शर्माते हुए कहा, श्श, इसे एंजॉय करो। तंश धीमी आवाज में बोला और उसने अपने हाथ को सांप की तरह से रेंगने लगा। तंश अगले ही पल वो निकाल कर फेंक देता है और उसने अमायरा की तरफ पलटा और अमायरा को उसकी आंखों में नहीं देखा। अमायरा ने तंश उसे खुद से चिपक कर माथे पर चूमते हुए प्यार से बोला, ये शर्म क्यों वाइफी? हम एक दूसरे के सामने पहले भी बेपर्दा हुए हैं, एक दूसरे की गहराइयों को महसूस किया है, फिर ये शर्म क्यों? तंश धीरे धीरे उसकी साड़ी की प्लेट्स भी खोल रहा था। तंश, अमायरा ने धीरे से पुकारा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर तंश बिना भाव के उसे घूरता है और माहौल गर्म हो गया। तंश दांत पीसते हुए उठकर जानने को हुआ, पर अमायरा जल्दी से उसे पीछे से गले लगाकर फीलिंग के साथ बोली, क्यों इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो? और रही बात शर्माने की। अमायरा थोड़ा रुकी और आगे उसकी पीठ को चूमते हुए बोली, सिर्फ शर्म ही नहीं बल्कि एक अजीब सा एहसास भी होता है। जब तुम मेरे करीब आते हो दिल धड़कना भूल जाता है, सांसें थम जाती हैं, और जब तुम छूते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं ये और चाहती हूँ। मुझे बेकाबू करके तुम्हारी ये पागलपन से भरी नजरें ही काफ़ी हैं। हमारा आँख बंद कर एक पल को महसूस करने लगती है। तंश के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अचानक वो पूछता है, मान लो कभी मेरी मेरी खून से लथपथ वर्दी तुम्हें तोहफे में, तो क्या करोगी? भूल जाओगी आसानी से मुझे? क्या किसी और का दामन थाम लोगी या अनंत काल तक मेरा इंतज़ार करोगी? अमायरा को अजीब लगा। वो तंश की गोद में बैठते हुए गुस्से से बोली, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, और जो रोमांटिक फीलिंग आ रही थी तुमने उसकी माँ बहन एक कर दी। अब मेरा मूड सही करो, वरना बेबी के आने के बाद हम सब तुम्हें बहुत तंग करेंगे। तंश उसे भाव में भरते हुए आंखें बंद कर कुछ सोचने लगा, पर अभी भी उसके चेहरे पर इमोशंस नहीं थे। शायद उसकी बातों के कहने का कुछ मतलब था जिसे अमायरा नहीं समझ पाई। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिंदल ने हर्ष को एंगेजमेंट की तैयारी शुरू कर दी थी। मिसेस जिंदल परेशान होकर बोली, आप ये क्यों कर रहे हैं? हर्ष एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। पर मिस्टर जिंदल अपना फैसला सुनाते हुए बोले, मैंने इसे मौका तो दिया था, पर
तुम अच्छे से जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे फैसले के बीच में आए। इतना कहते हुए वहाँ से चले गए। मिसेस जिंदल अकेले हॉल में खड़ी रह गई। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मिसेस जिंदल गुस्से में बोली, पता नहीं मेरे सारे बेटे और हस्बैंड एक जैसे क्यों हैं। किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। सब अपनी मनमानी करते रहते हैं। इतना कहकर वे गुस्से से वहाँ से चली गई। वही यश अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत छलक रही थी, पर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में वह मिस्टर संघर्ष के विला में था। यश रेखा के कमरे में था और रेखा उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। यश उसके सोफे पर बैठकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, इतना मत सोचो। मैंने देखा तुम्हारी नज़र केवल तंश पर थी। मुझे लगा कि तुम उसे पसंद करती हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। यश की बातें सुनकर रेखा मासूमियत से बोली, तुम यह क्या कह रहे हो? मेरी शादी हर्ष से साथ तय हुई है। मैं उन्हें ही पसंद करती हूँ। उसके मासूम से चेहरे को देखकर यश हंसने लगा। वे अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें मेरे सामने मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसी हो। बस मुझे यह बताओ, तुम्हें तंश चाहिए या नहीं चाहिए? रेखा भी अपनी असलियत अवतार में आते हुए शक भरी आवाज़ में पूछी, पर तुम तो उसी घर के बेटे हो, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? यश नफरत से बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। इतना कहकर वो रेखा का प्लान बताने लगा। रेखा बहुत खुश थी। कुछ देर बाद यश वहाँ से चला गया। शाम हो गई। आज ही मिस्टर जिंदल ने एंगेजमेंट रखी थी। पार्टी जिंदल परिवार के ही बहुत बड़े होटल में रखी गई थी। पार्टी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ परिवार के लोग ही मौजूद थे। मिस्टर संघर्ष, उनकी बीवी और रेखा तीनों ही उनकी बड़ी पार्टी देखकर बहुत खुश हो गए। वे बहुत ही गर्व और एटीट्यूड के साथ हर किसी को साथ बर्ताव कर रहे थे। जो दूर से मिस्टर जिंदल ने नोटिस किया, एटीट्यूड के साथ बर्ताव कर रहे थे, गर्व और एटीट्यूड। तभी रायचंद परिवार भी वहाँ आ गया। मिस्टर जिंदल मिस्टर रायचंद से हाथ मिलाते मुस्कुरा कर बोले, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। ये सुनकर मिस्टर रायचंद हल्का सा मुस्कुराए और फिर आसपास देखते बोले, अम्मू कहाँ है? वह दिख नहीं रही। मिस्टर जिंदल आराम से जवाब देते हैं, मेरे बेटे को परेशान कर रही होगी। मिस्टर जिंदल हैरानी से बोले, क्या? मिस्टर जिंदल बात को संभालते बोले, वे अभी तक पहुंचे नहीं हैं यहाँ पर। आप अंदर आइए, एंगेजमेंट शुरू होने वाली है। मिस्टर जिंदल को मिस्टर रायचंद से इतने अच्छे से बात करते देख मिस्टर संघर्ष खुद से बोले, प्रथम कभी भी मुझसे इस तरह बात नहीं करता। आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? यहाँ प्रथम जो है मिस्टर जिंदल का नाम है। वह काफ़ी दूर खड़े थे, इसलिए वे दोनों की बातें नहीं सुन पाए थे। वही रेखा आसपास तंश को ढूंढते हुए खुद से बोली, आखिर तंश कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रहा है? वहीं दूसरी तरफ तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से मॉल के अंदर खड़ा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके शर्ट के दो बटन खुले थे, जिससे उसका बोल्ड चेस्ट साफ नजर आ रहा था। उसके साथ ही अमायरा के नाम के 2 लेटर भी साफ नजर आ रहे थे, जो उसके सीने पर लिखे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिसमें वह बहुत हैंडसम डेविल लग रहा था। उसकी काली गुस्से वाली नज़रों से 2 लड़कियां पर टिकी थी। एक भी अमायरा और दूसरी थी स्माइली, जो पिछले 1 घंटे से शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। तंश को पेशेंस खत्म हो चुका था। वह गुस्से से दोनों को घूरते बोला, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट हैं तुम दोनों के पास। अगर तुम दोनों को कुछ पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमारा स्माइली दोनों घूर कर देखती है। हमारा मुंह बनाकर बोली, हर्ष ब्रदर के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तंश गुस्से में बोला, ऑलरेडी हम 1 घंटे से यहाँ पर हैं, फिर भी तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है। स्माइली मुंह बनाकर बोली, डैडी आप अकेले हैं, लेकिन मम्मा स्माइली 2 लोग हैं। हमारी वोटिंग ज़्यादा है, इसलिए अभी भी हम शॉपिंग करेंगे। इतना कहते ही वह भागने लगी। तंश गुस्से से उसके पीछे जाकर बोला, सबसे पहले तो तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ मैं। स्माइली एक बॉडी वॉश लेती है। तंश उसके हाथ से छीन कर रखता है। स्माइली शेविंग क्रीम उठा लेती है। तंश उसे छीनने के लिए आगे बढ़ता तो स्माइली चिल्लाने लगी। तंश ने उसे छोड़ दिया। स्माइली रास्ते में
टूथपेस्ट, बेबी क्रीम, बेबी शैम्पू सबको उठाती लेती है। तंश माथे पर रगड़ते हुए कोल्ड आवाज में बोला, इसका क्या करोगी तुम? तंश के सवाल को इग्नोर करके स्माइली ट्रॉली में खूब सारा सामान रख लेती है। उसे जो मिल रहा था वह सब रख रही थी। तंश गुस्से में सारा सामान निकाल कर उसकी जगह पर रख देता है। यह देखकर स्माइली भाग कर जाती है और सब कुछ उठाकर दोबारा ट्रॉली में रख देती है। तंश को इतना गुस्सा आया कि वह सीधा स्माइली को ही ट्रॉली में रख देता है। दूसरी तरफ अमायरा भी फालतू का सामान खरीद रही थी। तंश उसे भी उठाकर ट्रॉली में बैठा देता है और दोनों को बाहर तक लेकर आकर कार में बैठकर विश्वास से गिफ्ट लाने को कहता है और कार स्टार्ट करके चला जाता है। अमायरा और स्माइली उसे बुरी तरह से घूर रही थी, पर तंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लोग जैसे ही पार्टी वेन्यू पर पहुंचे, तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से कार के बाहर निकला। उसने जबरदस्ती स्माइल और अमायरा को भी बाहर निकाला। अमायरा जैसे ही बाहर निकली, सब उसे घूरने लगे क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज ब्लू कलर का लहंगा पहना था जिसमें क्रिस्टल लगे हुए थे और उसके बाल खुले थे और कानों में डिज़ाइनर झुमका, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी। स्माइली ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। दोनों गुस्से में थी। स्माइली आगे आगे जा रही थी। हमारा भी तंश जल्दी से स्माइली का हाथ पकड़कर सर्द आवाज में बोला, गिर जाओगी। स्माइली अपना हाथ झटक देती है। तंश अपने खाली हाथ को देखकर फिर अमायरा के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर अमायरा भी उसे खुद से दूर कर देती है। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। तंश को समझ नहीं आया कि वो किसके पीछे जाए। तंश गुस्से में बोला, डिस्गस्टिंग, कहकर वह गुस्से से स्माइली की तरफ भागा और उसे अपनी गोद में उठाकर अमायरा का हाथ पकड़ जबरदस्ती पार्टी में आ जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, सभी की नज़रें उन पर ठहर गई। रेखा तंश को देखते ही रह गई और वो अपने होठों की चबाने लगी। यश की नज़रें भी अमायरा पर ठहर गई। मिस्टर जिंदल अमायरा को देखते ही खुश हो गए और वह अमायरा के गले लग गए। अमायरा खुश होकर बोली, डैडी। तंश ने देखा कि वह दोनों कब से गले लगे हैं, तो उसने जल्दी से अमायरा को अपने पीछे करके कहा, बस हो गया, अब दूर हो से ही बात कर सकते हो। मिस्टर जिंदल ने से घूर कर गुस्से से बोला, क्या इतना जलना जरूरी है? वह मेरी बेटी है। पर तंश ने उन्हें इग्नोर करते हुए मिस्टर जिंदल से बोला, मिस्टर जिंदल, जल्दी एंगेजमेंट पार्टी ख़त्म करिए, मैं ज़्यादा वक्त यहाँ नहीं रहने वाला। यही कहते हुए अमायरा को जल्दी अपने साथ लेकर गया। मिस्टर जिंदल और मिस्टर रायचंद खुद के गुस्से को रोक रहे थे। मिस्टर रायचंद स्माइली को देखकर चुप हो गए। कुछ देर बाद सभी मेहमान इकट्ठा हो गए थे। स्टेज पर रेखा बहुत खुश होकर खड़ी थी। उसने वाइट कलर का लहंगा पहना था। 5 मिनट बीत गए थे, लेकिन हर्ष नहीं आया था और ना ही जय, तनिष, मिनी आए थे। पंडित जी ने परेशान होकर बोले, दूल्हे को बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। मिस्टर जिंदल आसपास देखने लगे। हर कोई तरह तरह की बातें करने लगा, लेकिन हर्ष अभी तक नहीं आया। हमारा काफ़ी कुछ नज़र आ रही थी। उसके होठों पर डेविल स्माइल थी। तभी तंश को उसे घूरते हुए पूछता है, क्या तुमने कुछ किया है? हमारा इनोसेंट आवाज़ में बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत अबला होती है, और वैसे भी मैं पूरा टाइम तुम्हारी आंखों के सामने थी। इतना कहते हुए और तंश एक दूसरे को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराए। हमारा मन में बोली, चाहे जो हो जाए, एंगेजमेंट तो नहीं होगी। अच्छा हुआ मैंने पहले हर्ष ब्रदर को किडनैप करवा दिया। अब वह कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और न ही किसी को शक होगा कि यह सब मैंने किया है। उसने जब रेखा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। मिस्टर जिंदल ने तंश को देखा। तंश ने जल्दी से अपने फ़ोन को निकालकर अपने गार्ड्स को हर्ष को ढूंढने का ऑर्डर दिया। रेखा को गुस्सा आ रहा था। उसने अंकिता को देखा, जो बगल में ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसे उसका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। रेखा गुस्से में जाकर अंकिता के हाथों को दबाकर बोली, सब तुम्हारी गलती है, तुम मनुष्य हो, तुम अगर यहाँ ना आती तो ऐसा ना होता। इतना कहते हुए और भी जोर से अंकिता के हाथ को दबा देती है। अंकिता के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। रेखा बगल में रखा जूस अंकिता के ऊपर फेंकने वाली थी, लेकिन अंकिता ने उसे धक्का दे दिया। इससे रेखा संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। यह सुनकर सभी उसे देखने लगे। तंश हॉल से बाहर चला गया था। हमारा केवल से बात करने
करते हुए खुश होकर बोल रही थी, कुछ भी हो जाए हर्ष ब्रदर को अभी मत छोड़ना। तभी दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ अमायरा के कानों में पड़ी, तुम्हें तो मैं वापस आकर बताता हूँ। हर्ष की आवाज़ सुनकर अमायरा का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसे रेखा की चीख सुनाई दी तो वो उसकी तरफ देखने लगा। सभी रेखा और अंकिता की तरफ देख रहे थे। रेखा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर संघर्ष जैसे ये देखते हैं तो वे जल्दी से जाकर रेखा को उठाते हैं और प्यार से पूछते हैं, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम ठीक हो? रेखा अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछती हुई बोली, डैडी, अंकिता ऐसे क्यों कर रही है? मैं उसकी बहन हूँ। मैं चाहती हूँ वह भी एक बहन की तरह मुझसे प्यार करे, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। क्या आज के दिन भी वह मुझसे प्यार से पेश नहीं आ सकती? जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊँगी। मैं तो बस उसके साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करना चाहती थी। इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रेखा बहुत भोली भाली और प्यारी है, लेकिन अंकिता एक शैतान है जो उसे परेशान कर रही थी। आसपास मौजूद लगे यह देखकर अंकिता को बुरा भला कहने लगे। मिस्टर संघर्ष अंकिता को चिल्लाते बोले, तुम इतना दुष्ट क्यों हो? तुम अपनी बहन को कैसे हाथ उठा सकती हो? तुम्हें अच्छे से पता है वह कितनी नाजुक है। अगर उसे लग जाती तो क्या तुम्हें उसके जलन हो रही है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अपनी बहन से माफ़ी मांग लो, वरना मैं तुम्हें अच्छे से सजा दूंगा। अंकिता चुपचाप खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक रोबोट हो। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह उसने कुछ सुना है। यह देखकर अमायरा को हंसी आ रही थी। वहाँ का पूरा माहौल खराब हो चुका था। अचानक अमायरा की आंखों में एक चमक आ गई। उसने देखा कि मिस्टर संघर्ष अंकिता के ऊपर हाथ उठाने वाले थे। यह देखकर वह तेज आवाज में बोली, रुक जाइए अंकल। सभी अमायरा को तरफ देखने लगे, पर अमायरा मिस्टर संघर्ष को देखते हुए थोड़े ठंडे स्वर में बोली, आप बिना सच जाने कैसे अपनी दूसरी बेटी पर हाथ उठा सकते हैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे रेखा अंकिता को परेशान करी थी। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे दबाया भी था और धमकी भी दी थी। अंकिता तो बस अपना बचाव करी थी। इसी में रेखा गिर गई। क्योंकि उसने हील्स पहनी थी। ये सुनते मिस्टर संघर्ष गुस्से से चुप हो जाते हैं। रेखा जल्दी से कमज़ोरी सी आवाज़ में बोली, डैडी रहने दीजिए, अंकिता को कोई गलती नहीं है, शायद मैं ही गिर गई थी। मिस्टर संघर्ष अपने गुस्से को संभालते बोले, अंकिता तुम्हें मैं घर चलकर अच्छे से बताऊंगा। यह सुनकर रेखा खुश हो गई थी। वह जैसे ही उसकी नज़र अमायरा पर ठंडी नजरें मिली, वे बेचारी बनकर खड़ी हो गई। मिस्टर जिंदल सभी मेहमानों को घूमकर देख रहे थे तो सभी चुप हो गए, घूर कर देख रहे थे आएगा। तभी रेखा के पास किसी का कॉल आया। वह थोड़ी घबरा गई और आसपास देखते हुए चुपके से निकल गई। वह देखते हुए अमायरा किसी को मैसेज करती है। ठीक उसी वक्त होटल के बाहर एक कार आकर रुकती है। हर्ष एक्सप्रेशनलेस भाव से बाहर निकला। उसने ब्लैक कलर का टक्सिनो सूट पहना था जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी हमेशा की तरह दमदार और ठंडी थी। उसकी पर्सनैलिटी देखते ही पता चल रहा था कि वे एक हाई रैंक आर्मी ऑफिसर था। हर्ष जैसे ही अंदर जाने लगा, तंश उसे वहीं पर मिल जाता है। हर्ष दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम आज भी अपनी बीवी को बचाओगे? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप कराने की? तंश उसके साथ अंदर जाते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव से बोला, उसे मुझ पर छोड़ दो। हर्ष उसे घूर कर बोला, तुम मुझसे बचा नहीं सकते हो। तंश तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है, अगर आप चाहें तो उसे छू कर देख सकते हैं। इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। हर्ष सिर्फ उसे गुस्से से घूर सकता था। मिस्टर जिंदल हर्ष को देखते ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं मिसेस जिंदल राहत की सांस लेती हैं। मिस्टर जिंदल गुस्से में आकर पूछते हैं, तुम कहाँ थे अभी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप स्टेज पर जाओ और सगाई करो, ये मेरा ऑर्डर है। हर्ष गुस्से से अमायरा को देखता है। अमायरा मिस्टर रायचंद के पीछे छिपी हुई थी। हर्ष स्टेज पर जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी राहत की सांस लेकर बोले, कन्या कहाँ है? मिस्टर संघर्ष खुशी खुशी रेखा को तरफ देखता है, पर रेखा वहाँ थी ही नहीं। वह परेशान होकर आसपास देखने लगा। तश अमायरा के पास जाकर खड़ा हो गया तो अमायरा जल्दी से उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके आस्तीन को पकड़कर खुली आवाज़ में बोली, हनी मुझे बचा लो, देखो ना बिग ब्रो कैसे मुझे घूर रहा है। अमायरा तिरछी नज़र से हर्ष को देख रही थी।
जो स्टेज पे खड़े उसे ही गुस्से में देख रहा था। तंश अपनी आंखें छोटी करते हुए अमायरा को कमर में अपने हाथ डाल लेता है। अब हर्ष गुस्से से स्माइली को देख रहा था तो स्माइली डरते हुए तंश के पैरों से लिपट गई। तंश ने घूरकर दोनों लड़कियों को देखा और फिर कोल्ड वॉइस में बोला, जब इतना ही डर लगता था तो किया ही क्यों? और तो और तुमने इन सब में स्माइली का भी शामिल कर लिया और अब उस लड़की का किडनैप भी करवा दिया। अमायरा ने उसके आस्तीन को अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर मैं मेरी जेठानी बन गई तो मेरा कितना नुकसान होगा। मेरी जैसी भोली लड़की पर वह हुक्म चलाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और डैडी ससुर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही तो अच्छा काम किया है और वह तुमसे मेरी शादी करा के, वरना पता नहीं तुम सबका क्या होता। जब तक तंश उसकी कमर में को दबाता नहीं है अमायरा चुप नहीं होती और दांत पीसते हुए बोला, तुम सबसे जब से प्रेग्नेंट हुई हो बहुत बकवास करने लगी हो। ये सुनकर अमायरा अपना मुंह बना लेती है। वहीं बाकी सब दुल्हन को ढूंढने लगे। रेखा कहीं मिल ही नहीं रही थी और मेहमान बातें बनाने लगे। लगभग 10 मिनट बीत चुका था। एक मेहमान ने क्या आज सगाई नहीं होगी? जिंदल खानदान इतना बड़ा है और पावरफुल है, अगर आज सगाई नहीं हुई तो किसकी बदनामी होगी? ऐसे ही सब बातें कर रहे थे। मिस्टर जिंदल जब यह सब सुनते हैं तो वे गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उन्होंने तंश को घूरते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे जिंदल खानदान की इमेज सही सलामत चाहिए। तंश हल्का सा मुस्कुराया और फिर कोने में खड़ी अंकिता को देखता है और डेविल स्माइल करके बोला, जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर संघर्ष के पास एक नहीं 2 बेटियां हैं। आपका क्या ख्याल है मिस्टर जिंदल? मिस्टर जिंदल भी अंकिता को देखते हैं। उन्होंने टाइम देखा, अब रात के 10 बज चुके थे। रेखा का काफ़ी ढूंढा गया पर वह नहीं थी। तो जय जो मिनी के साथ कुछ देर पहले ही आया था। मिस्टर जिंदल उसे कुछ इशारा करते हैं। जय स्टेज पर जाकर माइक लेते हुए बोला, अटेंशन प्लीज़, आज मेरे सबसे बड़े भाई की एंगेजमेंट है, पर इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि मेरे भाई की दुल्हन थोड़ी अनोखी है, थोड़ी मर्दानगी है और बिल्कुल टक्कर की है। वो अब आप सबको मिलवाते हैं मेरे भाई की होने वाली दुल्हन यानी अंकिता भाभी से। सभी हैरानी से अचानक से दुल्हन को कैसे बदल गई, पर अंकिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं मिस्टर संघर्ष तो ये सुनकर अपनी जगह पर जम गए थे। हमारा जल्दी से जाकर अंकिता का हाथ पकड़ दिया और उसे स्टेज पर ले जाती है। उसने अंगूठियां भी पकड़ी हुई थी। वह जल्दी से हर्ष और अंकिता के हाथ में अंगूठी देकर खुश होकर बोली, जल्दी जल्दी एक दूसरे को पहनाइए। हर्ष अपनी जगह पर जम गया था, पर फिर उसने एक्सप्रेशन लेस भाव में अंकिता को देखा जिसकी नज़रें बिल्कुल सामने थी। उसने एक्सप्रेशन लेस भाव से अंकिता को अंगूठी पहना दी। अमायरा अंकिता से बोली, जेठानी जी अंगूठी पहनाइए ना। अमायरा की बात सुनकर अंकिता तंश की तरफ देखती है। तंश अपनी जगह पर खड़ा था। अंकिता बिना हर्ष को देखे उसके हाथ में अंगूठी डाल देती है। सभी ताली बजाने लगते हैं, पर सभी के चेहरे पे अजीब भाव थे। ताली की आवाज़ सुनकर मिस्टर संघर्ष और उनकी बीवी होश में आए। मिस्टर जिंदल ने जितने भी मेहमान थे सबको खाने के लिए भेज दिया। ये सब बहुत खास लोग थे, अब केवल घर के लोग मौजूद थे। मिस्टर संघर्ष गुस्से में बोले, ये सब क्या है? एंगेजमेंट तो रेखा के साथ होने वाली थी। हमारा जल्दी से बोली, पर आपकी बेटी तो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मिस्टर संघर्ष चिल्लाते बोले, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, अपनी जुबान पर लगाम दो वरना तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तभी तंश अपनी भारी और गुस्से आवाज़ में बोला, आवाज़ और नजरें दोनों ही नीचे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मिस्टर संघर्ष गुस्से में मिस्टर जिंदल को देखते हैं। मिस्टर जिंदल कोल्ड आवाज़ में बोले, जो होना था वो हो गया। अब तुम्हारी दूसरी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी, क्योंकि जिंदल खानदान कभी भी ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिनका बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर जिंदल की बात सुनकर मिस्टर संघर्ष और उनकी बीवी बहुत गुस्से में थे, पर मिस्टर संघर्ष के कुछ अपने प्लान था, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को संभालते मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही आप अंकिता, पर अंकिता कई सालों तक हमसे दूर रही है। उसका रहन सहन और तरीका बहुत अलग है, वह बिल्कुल लड़कों जैसी है। हमारा अंकिता और हर्ष का हाथ पकड़कर जल्दी से उनके पास जाती है और मिस्टर जिंदल से खुश होकर बोली, डैडी ससुर, आजकल तो लोग
शादी से पहले लिविंग रिलेशन में रहते हैं ताकि एक दूसरे को जान सकें, तो क्यों ना हर्ष ब्रदर और होने वाली भाभी को साथ में रहने का मौका दिया जाए। हो सकता है वो एक दूसरे को जान जाए। मिस्टर संघर्ष तुरंत बोले, बिल्कुल भी नहीं, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अमायरा ने चुप कराते बोली, अरे अंकल, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। जय ब्रदर भी तो मिनी के साथ रहते हैं। भले उन्होंने शादी नहीं की, पर उन्हें अपनी लिमिट पता है। उसके बावजूद अगर आपको भरोसा नहीं है तो अंकिता पर हर्ष ब्रदर मेरे साथ रहेंगे तो अंकिता और हर्ष ब्रदर मेरे साथ रहेंगे। मिस्टर जिंदल को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। मिस्टर संघर्ष को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। मिस्टर जिंदल अमायरा की बात मान जाते हैं। तभी रेखा की माँ बोली, पर मैंने सुना आपके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अनजान उनके घर में रहे। अमायरा जल्दी से तंश के पैर पर जोर से मारती है और उसे बोलने का इशारा करती है। तंश एक्सप्रेशनलेस भाव में बोला, अगर मेरी वाइफ ही कह रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तंश को देखकर सभी शक भरी निगाहों से देखने लगे। तभी तंश ने रेखा की स्माइल की आंखें भरी हो रही थी। तभी तंश ने देखा कि स्माइली की आंखें भारी हो रही हैं। उसने स्माइली को गोद में उठाया। अमायरा का हाथ पकड़ मिस्टर जिंदल से बोला, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी और बीवी के लिए इतनी रात तक जागना सही नहीं है। तंश ने मिस्टर रायचंद को घूरती नजरों से इग्नोर किया और स्माइली और अमायरा को लेकर चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग तंश के प्राइवेट विला पर पहुंच गए। तनिष, हर्ष, अंकित, जय, मिनी, अमायरा, तंश और स्माइली सभी हॉल में थे। जय अमायरा से डरते हुए बोला, तुम्हें सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं बिना शादी के मिनी के साथ रहना हूँ। मिस्टर जिंदल तो मुझ पर टूट पड़े थे। अच्छा हुआ मैं भाग गया, वरना आज तो मेरी अर्थी ही उठ जाती। अमायरा के दिमाग में खुराफियत विचार चल रहे थे। उसने अपने गले को साफ करते बोला, वैसे हर्ष ब्रदर, शादी तो आप दोनों करने वाले हो, तो क्यों ना अभी से एक रूम में रहे। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा कमरे नहीं हैं। हर्ष को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अमायरा उसका और अंकिता का हाथ पकड़ती है, दोनों को एक रूम में धक्का देकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है और जोर से चिल्लाते बोली, गुड नाइट, और चिंता मत करिए, अगर शादी से पहले भी आपके एक बच्चा पैदा कर लिया तो सभी खुश हो जाएंगे। हमारा जैसे ही पलटी डर गई क्योंकि तंश गुस्से से स्माइली को गोद में लेकर खड़ा था। तंश उसको अपनी बाहों में खींचते हुए धमकी देकर बोला, मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी रात में कुछ करूं? ये सुनकर अमायरा की पकड़ तंश की शर्ट पर कस गई थी। उसकी पकड़ इतनी टाइट हो गई थी कि तंश के शर्ट के 2 बटन टूट गए और उसका चेस्ट साफ नजर आने लगा। तंश उसके गर्दन पर बाइट करते बोला, तुम तो अभी से एक्साइटेड हो गई हो। अमायरा ने तंश को घूरती और उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए थे। रूम में आते ही तंश स्माइली को अच्छे से बेड पर लेटा देता है। उसने देखा कि अमायरी अपने कपड़े चेंज कर लेती है, पर उसने तंश के केवल एक शर्ट पहनी थी। अमायरा स्माइली को कपड़े भी बदल देती है। तब तक तंश अपने चेंज बदल कर आ चुका था। तंश ने देखा उसकी शर्ट अमायरा कितनी हॉट लग रही है तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो अमायरा की थाई को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, जाकर कपड़े पहनो। अमायरा आधा से बोली, क्यों, क्या मैं तुम्हें बिना कपड़ों के नजर आ रही हूँ? तंश दांत पीसते बोला। अमायरा के हाथ को पकड़कर बोला, हॉट वाइफी, गो, वरना मेरे जज्बात जाग जाएंगे। तभी तंश के हाथ अमायरा की बॉडी पर गए तो वो घूरते बोली, तुम्हारे इनरवियर हैं, तुमने पहना क्यों नहीं? उसने शर्ट के बटन को खोलकर चेक किया तो सच में अमायरा ने ऊपर केवल शर्ट पहना था। अमायरा मुंह बनाते हुए उसे लिटाती है, फिर उसके ऊपर लेटकर बच्चे की तरह जिद कर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुलाओ। तंश गहरी सांस लेकर उसे अच्छे से लिटाकर उसे सुलाने लगा। वो अमायरा के सिर की हल्की सी मसाज करता है ताकि वह जल्दी से सो जाए। अमायरा को सुलाने के बाद तंश एक्सप्रेशनलेस भाव से अपने स्टडी रूम में चला जाता है जहाँ पहले से विश्वास बैठा था। वहाँ का माहौल बहुत सीरियस था। विश्वास कुछ डॉक्यूमेंट्स तंश को देता है जिन्हें देखकर तंश की आंखें गहरी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यश और रेखा एक सुनसान सड़क पर खड़े थे
जमीन पर एक लड़का खून में लथपथ खड़ा था। यश गुस्से में बोला, क्या तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा मौका गंवा दिया? तुम आज उस तंश को अपनी बना सकती थी, पर तुम अपने लोफर बॉयफ्रेंड के लिए पार्टी से भाग गई। अब उस अंकिता की सगाई हर्ष से हो गई। यह सुनकर रेखा शॉक्ड रह गई। यश ने कहा, तुम अपने बॉयफ्रेंड की वजह से पार्टी से भाग गई और अब अंकिता की सगाई हर्ष से हो गई है। यह सुनकर रेखा शॉक्ड हो गई और उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी हर चीज़ पर कब्जा कर लेती है और तंश को भी मैं पाकर रहूंगी, पर मैं क्या करूं? इसने मुझे ब्लैकमेल किया था। मेरी इसके साथ कोई तस्वीर थी जिसमें हम रोमांस कर रहे थे। अगर वह सबको पता चल जाता तो मेरी कितनी बेइज्जती होती, और पता नहीं हमें कौन किडनैप करने आया था, पर अच्छा हुआ मैं बच गई। यश ने उसे गुस्से में देखा और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा, और उसने होठ पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, अभी भी बाजी हमारे हाथ में ही है, बस तुम वैसा करो जैसा मैं कहूँ। कहते हुए हंसने लगा। वहीं हर्ष और अंकिता एक दूसरे को देख रहे थे। हर्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने गहरी सांस लेकर बिना भाव के बोला, तुम हाइट में छोटी हो, तुम सोफे पर सो सकती हो, मैं बेड पर। इतना कहता वह अंकिता उसे इग्नोर करते हुए बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। हर्ष गुस्से में बोला, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? क्या तुम मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रही हो? अंकिता तब भी कुछ नहीं बोली। हर्ष गुस्से से लैंप को तोड़ देता है और ऐसा लग रहा था कि अंकिता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसकी चुप्पी से हर्ष दांत पीस लेता है। उसने अंकिता का हाथ पकड़ा, उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, पर अंकिता नहीं उठी। फिर वह वॉशरूम में जाकर एक बाल्टी में पानी भर कर ले आता है और उसके सिर पर डाल देता है। अंकिता भी गुस्से में खड़ी थी। उसने अपने पैंट में छिपाए खंजर को निकाला और उसे हर्ष की तरफ फेंक दिया। हर्ष ने तीखी नजरों से अंकिता को देखा, फिर उसने खंजर को, जो उसके पैर के बस कुछ ही दूर पर पड़ा था। हर्ष ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंकिता बिना भाव के वापस लेट गई। हर्ष ने अपने कोट को उतार दिया और अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए ठंडे भाव में बोला, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई हर्षवर्धन जिंदल को नजर उठाकर भी देख सके, और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वह अपनी आर्मी वाले मोड में आ चुका था। उसने चादर को हटाकर अंकिता के हाथ पर पकड़ लिया और अंकिता को आंखों में खून करने के इरादे झलकने लगा। अंकिता ने एक हाथ से हर्ष को पकड़कर उसे बेड पे पटक दिया और अपने घुटने को उसके पेट पर रख दिया। उसके दोनों हाथ को उसके सिर पर उस उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके उसकी आंखों में देखने लगी। हर्ष हैरान था, क्योंकि यह सब बहुत जल्दी हुआ था। हर्ष ने गुस्से में एक झटके से उसे पलट दिया और उसकी दोनों कलाइयों को दबाते हुए दांत पीसकर बोला, क्या तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो? मगर अंकिता कोई जवाब नहीं देती। वह एक मुक्के से ही हर्ष को खुद से दूर कर देती है। इस बार हर्ष संभाल नहीं पाया और बेड से नीचे गिर गया। उसके रूम में बहुत तेज आवाज़ आ रही थी, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे। हर्ष के होठों से खून बह रहा था। अंकिता और हर्ष एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों लड़ने को तैयार थे। अंकिता के हाथ में एक खंजर था और हर्ष बिना हथियार के था। अंकिता फाइनली कुछ बोली, दूर रहो मुझसे। हर्ष जिंदल खानदान से था और जिंदल खानदान के मर्दों की एक ही कमजोरी थी कि बहुत जल्दी उनका ईगो हर्ट हो जाता था। हर्ष गुस्से से बोला, बिल्कुल नहीं। मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल कभी भी अपने पैर पीछे नहीं लेता। इस बेड पर केवल मैं सोऊंगा। अंकिता उसे एक किक मारने के लिए आगे बढ़ी, पर हर्ष उसे डिफेंस कर लेता है। अंकिता इस पर अटैक करती है। हर्ष उसके सारे अटैक को डिफेंस रहा था। दोनों की लड़ाई टक्कर की थी। इसी लड़ाई में वो दोनों बेड पर आ जाते हैं। बेड इतनी जोर से टूटा कि उसकी आवाज़ पूरे विला में गूंजने लगी। हमारा जो नींद में गहरी सो रही थी, वो चौंकते उठकर बैठ गई। तनिष, जय, मिनी और शुगर हर्ष के रूम के बाहर मौजूद थे और कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी तंश स्टडी रूम से बाहर जाता है। उसे रूम को देखकर वक्त उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, पर फिर वह सब कुछ इग्नोर करके अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। जय हैरानी से बोला, आखिर अंदर कौन सा महायुद्ध चल रहा है जो ऐसी आवाज़ आ रही है? शुगर हैरानी से बोली,
कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को मार तो नहीं डाला? और डॉक्टर साहब जल्दी दरवाज़ा खोलिए और उनका इलाज करिए। तनिष्क गुस्से से बोला, शराब। वह मिनी चुपचाप खड़ी थी। वह भी काफ़ी क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई। सभी एक दूसरे को देखते और फिर कान लगाकर सुनने लगे। तनिष्क जैसे रूम में गया, हमारा अपनी आंखें खोलते हुए बाहर आ रही थी। तनिष्क जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और अमायरा को वापस बेड पर बैठाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वाइफी व्हाट हैपेंड? अमायरा अपनी आंखों को मसलती और उसका दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर वह आसपास देखते हुए नींद भरी आवाज़ में बोली, मिस्टर लाइफलाइन, अभी कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। तनिष्क ने देखा कि अमायरा कितनी प्यारी लग रही है। वह उसके सारे बालों को इकट्ठे करके पीछे कर देता है और उसे बेड पर वापस लाते हुए बोला, अब सो जाओ, कुछ भी नहीं है। तनिष्क अपनी जगह से उठने लगा तो अमायरा अपने हाथों को फैला देती है। वह इस वक्त इस बिगड़ैल बच्चे की तरह लग रही थी। तनिष्क अपना सर हिलाते हुए उसके बगल में बैठ जाता है। अमायरा जल्दी से उसकी गोद में अपने सिर को रख लेती है। वह अभी नींद में थी इसलिए सो गई। तनिष्क की आंखों में नींद थी, उसकी आंखें कुछ मिस्टीरियस था। वह एकटक सामने दीवार को घूरते हुए खुश हो गया। अगली सुबह तनिष्क पूरी रात नहीं सोया था। वह 5 बजे उठकर जॉगिंग करने चला गया। उसके बाद एक्सरसाइज करके वह अपने रूम में वापस आया। उसने देखा स्माइली और अमायरा सो रही हैं तो तनिष्क वॉशरूम में चला गया। वहीं तनिष्क और जय हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पे थोड़े अजीब से भाव थे। तभी मिनी किचन से बाहर निकली और उसने तनिष्क और जय को कॉफ़ी दी। जय कॉफ़ी लेकर मिनी के हाथ को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठाते बोला, आज तुमसे प्योर बीवी वाली फीलिंग आ रही है। यह सुनते ही मिनी के गाल लाल पड़ जाते हैं और वह कुछ शर्माने लगी। यह देखकर जय उसके गालों को खींचते हुए मुस्कुरा कर बोला, अच्छा हुआ तुम अमायरा, अंकिता और शुगर की तरह नहीं हो, वरना तुम्हें संभालना कितना मुश्किल हो जाता। मेरे सर के तो सारे बाल उठ जाते। तनिष्क उसके पैर पर लात मारते हुए बोला, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए ज़्यादा मत बोलो। जय ने डेविल स्माइल करके बोला, मैंने तो कहा ही नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम ही कह रहे हो, मतलब दाल में कुछ काला है। ये सुनकर तनिष्क हड़बड़ाता है और तभी शुगर सीटी बजाते हुए आती है। जय तेज आवाज़ में जानबूझकर बोला, तनिष्क बता, क्या सच में शुगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? आजकल आप दोनों साथ रहते हैं, मुझे तो लगा गर्लफ्रेंड होगी। तनिष्क उसे बुरी तरह डरते हुए देखता है। तभी शुगर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्द से तनिष्क के बगल में बैठकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वह बस आजकल मुझे बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, ऊपर से प्रैक्टिकल होमवर्क भी मिला है, तो डॉक्टर साहब मेरी उसी में हेल्प करते हैं। जय शरारती नज़रों से तनिष्क को देखते हुए बोला, प्रैक्टिकल में कौन कौन सी हेल्प चाहिए? शुगर कंधे ऊपर करके बोली, यही कि एक बार में 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे कैसे पैदा करते हैं। तनिष्क जो काफ़ी पी रहा था तनिष्क जो काफ़ी पी रहा था, अचानक उसकी सारी कॉफ़ी बाहर निकल गई और वह खड़ा हो जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं तुम लोगों की तरफ फालतू नहीं हूँ। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है। जय और शुगर हंसने लगते हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। सभी देखते हैं तो हर्ष आ रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, मगर उसके होठों पर सिर के पास थोड़े से चोट के निशान थे, होठ और सिर के पास। ये देखकर जय, मिनी और शुगर की आईब्रो ऊपर हो जाती है। हर्ष चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तीनों उसे ही घूर रहे थे। हर्ष को यह महसूस हो रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तभी अंकिता भी नीचे आ जाती है। उसे जैसे किसी से कोई मतलब ना हो। वह चुपचाप सोफे पर किनारे बैठ गई, पर हर्ष बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा था। तभी सभी के कानों में रोने की आवाज़ पड़ी। स्माइली रोते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बाल दिख रहे थे। उसे साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी है। दिख रही नहीं आएगा, बिखरे हुए थे। उसे देखते ही हर्ष अपनी जगह पर उठ गया और उसे गोद में उठकर नर्म आवाज़ में बोला, क्या हुआ तुम्हें? स्माइली रोते हुए अपने सर में लगी चोट को दिखाते बोली, स्माइली को चोट लग गई। हर्ष ने देखा कि उसका माथा सूजा हुआ है और वह लाल पड़ा है। हर्ष का चेहरा डार्क हो गया।
वह परेशान होते हुए सोफे पर बैठ गया। जय जल्दी से फर्स्ट एड किट लाता है और हर्ष से कोल्ड आवाज़ में बोला, क्या कर रही थी कि चोट लग गई? स्माइली रोते बोली, मैं आपके रूम में आई थी और गिर गई। हर्ष आपकी हर्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है और नींद में होने के कारण शायद स्माइली फिसल कर गिर गई होगी। जय फर्स्ट एड किट हर्ष को देता है। हर्ष जैसे स्माइली के सिर में दवाई लगाता है, स्माइली और तेज रोने लगती है। आ डैडी! वो हर्ष के गले लग जाती है और दवाई नहीं लगवा रही थी। हमारा और तंश अभी अभी शावर लेकर आए थे। दोनों ने जैसे ही कपड़े बदले उन्हें स्माइली के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हमारा घबराते हुए बोली, स्माइली रो क्यों रही है? कहकर वह जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे पहुंचते ही अमायरा ने देखा कि हर्ष स्माइली को लेकर बाहर जा रहा था। स्माइली जैसी अमायरा को देखती है वह रोते हुए बोली, मम्मा! अमायरा उसे गोद में ले लेती है। जैसे वह उसके माथे पर चोट देखती है तो घबरा जाती है। अमायरा उसके माथे पर किस करके बोली, ज़्यादा दर्द हो रहा है? अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अमायरा घबराते हुए पीछे आ रहे तंश को देखती है। कुछ देर बाद सभी अस्पताल में मौजूद होते हैं। अरे भाई, तनिष कहाँ गया? वो भी तो वहीं बैठा था जय के साथ। अमायरा स्माइली के साथ वार्ड में अंदर थी। स्माइली अब चुप हो गई थी। वह अमायरा को गले लगकर उसकी गोद में बैठी थी। तनिष स्माइली के माथे पर किस करके प्यार से बोला, अब ये ठीक है, बस चोट में पानी नहीं लगाना चाहिए। फिर वह स्माइली को गोद में लेते हुए उसकी नाक को खींचते बोला, और तुम क्यों आत्मा की तरह इधर उधर भटक रही थी? हाँ, लग गई ना चोट दोबारा? स्माइली रोनी सूरत में बोली, डैडी। तनिष जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। फिर वह स्माइली सीरियस होकर अमायरा से बोला, तुम्हारे लिए टेंशन लेना ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर कीर्ति से बात की थी, जाकर अपना चेकअप कराओ, और यह मेरा ऑर्डर है। यह बहुत सीरियस लग रहा था वह। फिर स्माइली को लेकर वार्ड से बाहर आ जाता है। कुछ देर में अमायरा का भी चेकअप हो गया। रिपोर्ट सीधा तंश के पास जाने वाली थी। तंश इस वक्त कॉरिडोर में अकेला खड़ा था। तभी अंकिता वहां आकर खड़ी हो जाती है। तंश अपनी सिगरेट को बुझाते हुए ठंडे भाव में बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अंकिता बस अपना सिर हिला देती है। तंश का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। वह अपनी मुट्ठी बंद करके उसे डेंजरस आवाज़ में बोलता है, तुम्हें मेरी गैर मौजूदगी में वाइफी और स्माइली का ध्यान रखना है। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। उसका और आवाज़ बहुत ही ठंडी थी। अंकिता अपने होठों को दबाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, ओके टीजे, और क्या और भी कुछ है मेरे लिए? तंश कुछ सोचते हुए बोला, तुम कौन हो? किसी को पता मत चलने देना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अंकिता उसे जाते हुए देखती है और फिर एक ठंडी सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में वही मिस्टीरियस इंसान बैठा था जिसने कई बार तंश पर हमला किया था। उसकी आंखों में एक चमक थी। सामने दीवार पर कई लोगों की तस्वीरें थी जिसमें एक तंश की भी तस्वीर थी। वह मिस्टीरियस इंसान खतरनाक तरीके से हंसते हुए तंश की फोटो पर क्रॉस का निशान बना देता है। उसके बाद फुसफुसाते बोला, बस तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही छोटी थी। बहुत ही दुख हो रहा है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारी अर्थी उठेगी। नहीं नहीं, तुम्हारी अर्थी भी मैं उठने नहीं दूंगा, सीधा नर्क के दर्शन कराऊंगा। इतना कहकर वह हंसने लगा और उसकी नज़र हर्ष की तस्वीर पर पड़ी। वह हर्ष की तस्वीर पर एक गोल बनाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अपने भाई को बचाते हो। फिर उसने अमायरा की तस्वीर देखी। अमायरा मुस्कुराती रही थी, उसके डिम्पल नजर आ रहे थे और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मिस्टीरियस इंसान थोड़ा अफसोस करते हुए बोला, अब क्या करूं, तुम्हारी किस्मत में इतनी कम उम्र में ही विधवा होना लिखा है, तो कोई क्या कर सकता है। और चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं बहुत जल्द उसके पास पहुंचाऊंगा। वह मुस्कुराते हुए तंश की फोटो पर गुस्से से थप्पड़ मारते हुए बोला, इस बार मैंने जो जाल बिछाया उसमें धीरे धीरे तुम फंस रहे हो। बस एक बार पूरी तरह से मेरे जाल में फंस जाओ, उसके बाद मैं एक खेल जीत लूँगा, बेनाम बनेगा बादशाह इस खेल का। फिर वह फिर से हंसने लगा, मगर उसकी हर एक हरकत और बातों में पागलपन झलक रहा था। वहीं हॉस्पिटल में तर्श ने स्माइली को गोद में लिया और एक
हाथ से अमायरा की कमर को पकड़ रहा था। हर्ष, अंकिता, जय, मिनी और शुगर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक रेखा उसके सामने आ गई। रेखा जल्दी से हर्ष का हाथ पकड़कर बोली, हर्ष, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है, क्यों ना हम शॉपिंग पर चले। उसके अचानक आ जाने से सभी लोग शॉक में थे। हर्ष जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और कोल्ड आवाज़ में बोला, तुम कौन हो। उसका ऑरा आवाज़ बहुत ठंडी थी। एक पल के लिए रेखा डर जाती है, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। वे बेशर्म की तरह हर्ष का हाथ दोबारा पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर हर्ष तुरंत पीछे हो जाता है। अमायरा हैरानी से बोली, तुम कितने बेशर्म हो। एंगेजमेंट वाले दिन तुम खुद भाग गई। क्या तुम्हें मॉम और डैडी ने तुम्हें बताया नहीं कि अंकिता हर्ष के ब्रदर से शादी कर रही है। इनफैक्ट कल रात तो उन्होंने रूम में कुछ किया भी था। हर्ष ने घूरकर अमायरा को देखा तो अमायरा मुंह बना देती है। रेखा का चेहरा अब पीला पड़ गया था। वह गुस्से में अंकिता का हाथ पकड़कर बोली, तुम कितनी भीषण बहन हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना और तुम मेरे हस्बैंड चुरा रही हो। तुम सच में बेशर्म हो। तुमने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया। कितने सपने सजाए थे मैंने इस शादी को लेकर। कहते हुए ऐसे रो रही थी जैसे सच में उसका हस्बैंड चुरा लिया हो। आसपास मौजूद लोग अभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। रेखा जिस तरीके से रो रही थी, हर कोई इसे बेबस समझ रहा था और अंकिता को अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर अंकिता एक रोबोट की तरह खड़ी हो और वह कुछ नहीं बोल रही थी। वह हमेशा की तरह रेखा को इग्नोर कर रही थी। रेखा थक हार कर अंकिता के पैरों में गिरकर बोली, प्लीज़ मुझे मेरा हस्बैंड वापस कर दो। ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी। मैं हर्ष के बहुत प्यार करती हूँ। वह जानते हुए तुमने मेरे होने वाले हस्बैंड को बहका लिया और कल रात भी उसके साथ बिताया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। क्या मॉम और डैड का ख्याल तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रेखा की नज़र तंश पर गई। तंश के चेहरे को देखकर रेखा अपने अंदर उठ रहे हवस को कंट्रोल करती है। वह जानबूझकर गिरने का नाटक करते हुए खुद को तंश के ऊपर फेंक देती है। अमायरा उसके जाल में समझ गई। वो जल्दी से तंश को अपनी तरफ कर लेती है। रेखा सीधा मुंह के बल अमायरा के पैरों में जमीन पर गिरी। यह देखकर अमायरा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, लगता है तुम्हें अपनी जगह बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारी जैसी लड़कियों की जगह यही है। अब बेवजह तमाशा करना बंद करो, वरना तुम एक एप्पल कपल के बीच में तीसरी इंसान कहलाओगी। रेखा के पास ज़्यादा दिमाग नहीं था। वह जल्दी अपना आपा खो देती है और गुस्से में अमायरा को उंगली दिखाते हुए बोली, और तुम क्या हो। सिर्फ 20 साल की उम्र में तुम्हारी जिंदल खानदान के छोटे बेटे को देखते ही तुम्हारी नीयत खराब हो गई। तुमने उसे ड्रग्स दिए, उसके साथ संबंध बनाए और अब प्रेग्नेंट होकर उससे शादी कर ली। तो अब बताओ तुम्हारी जैसी लड़की को क्या कहते हैं, एक रखेल। जैसे ही उसने यह कहा, जय, हर्ष और तंश एक साथ गुस्से में बोले, शट अप अदरवाइज आई विल किल यू। रेखा अंदर तक कांप गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।